नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 दिन शुक्रवार और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएं और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कुछ सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। हैदराबाद स्थित एक स्टार्टअप ने किया वॉइस आधारित स्मार्ट मैपिंग सिस्टम विकसित। 3D प्रिंटेड घर, प्रत्यारोपण, आभूषण भारत में एक नया उद्योग ले रहा है आकार। सुनेंगे केरला के कोच्चि से आ रही चुप्पी की आवाज। स्पेस एलोकेशन में चेन्नई के विकलांग विक्रेताओं को मिलेगी प्राथमिकता। सुनेंगे नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का जॉब अलर्ट। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों से विकलांग नागरिकों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने की उम्मीद की, कहा सार्वजनिक रोजगार के लिए अवसर करे प्रदान। विकलांगों के अधिकारों की कितनी है जानकारी, चेन्नई के मेडिकल कॉलेजेस को। भारत में लगभग 10 लाख कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित लोग कर रहे हैं प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालतों के निर्णय हो सकते हैं ज्यादा एक्सेसिबल। बिहार में बुनियादी केंद्र में दिव्यांग उपकरण सर्वेक्षण शिविर। गैंग्रीन पीड़ित को मिली सहायता। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दिव्यांगता राज्य सलाहकार बोर्ड की सदस्य बनी सविता। बिहार में विकलांग जनों के बीच ट्राइसिकल का वितरण। दोस्तों, मेरा नाम है आरजे गौरी। अब तक आपने सुनी न्यूज हेडलाइंस। अब वक्त हो चला है खबरें विस्तार से सुनने का। सुनते हैं न्यूज बुलेटिन। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आप आरजे बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर सकती है? जी हाँ, रेडियो उड़ान आपके लिए लेकर आए हैं आरजे बनने का सुनहरा मौका। रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 2 की अपार सफलता के बाद रेडियो उड़ान लाए हैं रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 3, जिसमें आप जीत सकते हैं आरजे बनने का मौका। इतना ही नहीं, 10,000 तक के कैश प्राइजेस। तो सोचना कैसा, आज ही रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे जाएं, लॉग ऑन करें www.radioudan.com और खुद को रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें danish.mahajan88@gmail.com। रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में लेते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जायजा। ये खबर है हैदराबाद शहर से। यहाँ पर मौजूद गरुड़ लिटिक्स ने गरुड़ लिटिक्स स्मार्ट मैपिंग GSM नामक एक आवाज पर आधारित मैपिंग सिस्टम माने कि एक मानचित्रण प्रणाली बनाई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लोकेशन इंटेलिजेंस का उपयोग करता है।
और वॉइस कमांड को संभालने और क्वेरी, बफर के पास विश्लेषण, लेयर्स के बीच स्वाइपिंग, एक्सपोर्ट लेयर जैसे अन्य और कई ऑपरेशंस करने में सक्षम है। ये डेटा के साथ 2D और 3D विजुअल इंटरैक्शंस पैदा करता है। एक आसान वॉइस कमांड के साथ फाइल के स्वरूपों को भी बदला जा सकता है। GSM हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर और कंपैटिबिलिटी पर निर्भर नहीं करता है। गरुड़ लिटिक्स के CEO डॉक्टर VSS किरण ने कहा कि ये हल्का है और मेमोरी भी कम लेता है। वेब आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली में सुधार होने जा रहा है और डेस्कटॉप GIS अब धीरे धीरे कम इस्तेमाल हो सकता है। डेस्कटॉप GIS आधारित एप्लीकेशंस को न तो सर्वर पर एक्सेस किया जा सकता है और न ही दूर से एक्सेस किया जा सकता है। ये तो केवल किसी के पर्सनल कंप्यूटर तक ही सीमित होते हैं। उन्होंने GSM के बारे में कहा कि इंटरनेट आधारित GSM एप्लीकेशन मोबाइल, शक्तिशाली, लचीला और भौगोलिक डेटा साझा करने में आसान है। गरुड़ लिटिक्स के CEO डॉक्टर VSS किरण ने आगे कहा कि भू-स्थित डेटा की क्वेरी, विश्लेषण और मैपिंग में दृष्टिबाधित लोगों की मदद करने के लिए कोई अन्य मंच नहीं है। अधिकांश ऑनलाइन GIS एप्लीकेशंस कुछ प्रावधानों जैसे कि अमेरिकी विकलांग अधिनियम का पालन नहीं करते हैं। GSM को डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल या टैब से एक्सेस करना आसान है। GSM को प्रति घंटा या प्रति मिनट आधारित उपयोग का भुगतान करके एक्सेस किया जा सकता है। सड़क दुर्घटनाओं के हॉटस्पॉट का विश्लेषण करने के लिए इस मंच का उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग डेटा सेट डाउनलोड करके भूमि मानचित्र बनाने के लिए भी किया जा सकता है। GSM का उपयोग केवल वॉइस कमांड का उपयोग करके रूट मैप बनाने के लिए भी हो सकता है। मार्ग का नक्शा कुछ ही सेकंड्स में दूरियों में और दिशाओं के साथ तैयार हो जाता है। डॉक्टर VSS किरण ने उपयोग में आसानी पर कहा है कि फाइल एक्सटेंशन को परिवर्तित करने के लिए पारंपरिक रूप से बाहरी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, लेकिन GSM ड्रैग एंड ड्रॉप की अनुमति देता है। इसका उपयोग भू-स्थानिक डेटा के साथ हिट मैप, मार्कर, क्लस्टरिंग और क्वेरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। गरुड़ लिटिक्स ने पहले एक समाधान दिखाया था जो वन विभाग के अधिकारियों को जल निकायों या वनों की कटाई के प्रयासों में जानकारी देता था, और उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग जानवरों की गिनती के आंकड़ों के लिए भी किया जा सकता है। इसे सरकारी वाटर बॉडी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के लिए पूछताछ भी मिली है। दोस्तों, अब बारी है इस क्विक खबर की, जिसमें भारत में आकार ले रहे इस नए उद्योग के बारे में हम बात करेंगे। 3D प्रिंटिंग माने कि वस्तुओं का छोटा मॉडल प्रिंट करना। ये तो आपने सुना ही होगा। ये अपने आप में एक काफी आकर्षक विचार है। इससे बड़े ढांचे, घरों, वाहनों और बड़ी मशीनरी के हिस्सों सहित बहुत कम लागत पर उत्पादन भी बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने सुपरहिट HBO सीरीज वेस्ट वर्ल्ड देखी है तो आपको जरूर इसके शुरुआती एक रोबोटिक 3D प्रिंटर के आर्म बिल्डिंग के भूतिया दृश्य पता होंगे। जिनको पता नहीं है वे जान ले कि इन दृश्यों में पूरी तरह से विकसित मानव शरीर की बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी नसें 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाती हुई दिखाई गई हैं, जबकि पूरी तरह से निर्मित 3D प्रिंटेड एंड्रॉइड भी अभी के लिए तो एक साइंस फिक्शन बनी हुई है, लेकिन 18 वर्षीय पायल सोलंकी इस बात की गवाही देती है कि 3D प्रिंटिंग वास्तव में भारतीय मेडिसिन में जीवन बदलने जा रही है। प्रत्यारोपण और अध्ययन के लिए नए नए अंगों के 3D प्रिंटिंग का भारत में अब दौर आ चुका है। इससे प्रत्यारोपण के जगत में अभूतपूर्व बदलाव आने की संभावना आकार ले रही है। दोस्तों, आइए अब इस खबर में सुनते हैं चुप्पी की आवाज को। दोस्तों, आपको याद होगा 90 के दशक में पुराने दूरदर्शन ने सुनने और बोलने में अक्षम लोगों के लिए सांकेतिक भाषा में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन पेश किए थे। ये एक काफी समावेशी छलांग थी। प्रारंभिक मनोरंजन के बाद आम दर्शकों ने इसका भी स्वागत किया। बुलेटिन एक नियमित स्थिरता के साथ बनाए गए और कुछ लोगों ने प्रसारण देखकर सांकेतिक भाषा सीखने का भी प्रयास किया। दशकों के बाद 2018 में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय समाचार चैनलों से
कम से कम एक समाचार बुलेटिन में सांकेतिक भाषा का उपयोग लाने का आग्रह किया। इस पहल में एशिया नेट न्यूज ने केरल में नेतृत्व किया। इसने 23 सितंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर एक SLI बुलेटिन शुरू किया। एशिया नेट के कार्यकारी संपादक S. बीजू का इस पर कहना है कि ये पहल एक चुनौतीपूर्ण पहल थी। उत्पादन की बारीकियां, ग्राफिक्स को फिर से समायोजित करना और सौंदर्य शास्त्र, ये सभी मुश्किलें हमने पार की। वे आगे बताते हैं कि अब बुलेटिन लाइव है और SLI को एंकर की गति से मेल खाना पड़ता है। दूसरी बात, हमें एम्बेडेड भाषा में प्रोग्राम दिखाने के लिए AI को टैप करना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, तिरुवनंतपुरम जैसे संगठनों ने समाचार स्वचालन पर काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, वर्तमान में अधिकांश प्रमुख मलयालम समाचार चैनलों में एंकर के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करने वाले सांकेतिक भाषा दुभाषियों के बुलेटिन्स आते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से अधिकांश SLIs को NISH द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। दोस्तों, एक ऐसा ही सितारा है NISS के पूर्व छात्र BS विनय चंद्रन, जो कि एशिया नेट मातृभूमि और मनोरमा समाचार चैनलों के साथ काम करते हैं। कुछ SLIs का कहना है कि वो कन्नडा के एक लोकप्रिय श्रवण बाधित थिएटर अभिनेता, शिक्षक, टेलीविजन एंकर और प्रेरक वक्ता डॉन जानी बिरले से बहुत प्रभावित है। तिरुवनंतपुरम के थोनक्कल के रहने वाले विनय चंद्रन के पास भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र, पुस्तकालय का विज्ञान सहित कई विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री है। उनका कहना है कि उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट एक किताब की दुकान पर सुनने और बोलने में अक्षम एक युवा से मिलने से आया था। विनय चंद्रन याद करके बताते हैं कि वो लड़का शारीरिक श्रम कर रहा था। मैंने उसे दुकान पर किताबों का एक बड़ा भार लेते जाते हुए देखा। दुकान के मालिक ने मुझे बताया कि ये लड़का खुद इंजीनियर है। विनय चंद्रन ने युवा से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ये एक संघर्ष साबित हुआ। वे कहते हैं कि उस मुलाकात ने मुझे पूरे दिन परेशान रखा। संयोग से रात में मैंने NISH विज्ञापन देखा, जिसमें 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए आवेदन मांगे गए थे। विनय चंद्रन ने दाखिला लिया और पाठ्यक्रम में टॉप किया। इसके बाद उन्होंने शिवाजी पांडा के तहत अपने कौशल को बढ़ाने के लिए ओडिशा का नेतृत्व किया, जो श्रवण बाधितों के उत्थान के लिए काम करता है। इसके बाद विनय चंद्रन श्रवण और भाषण विकलांग लोगों के लाभ के लिए काम करने वाले विभिन्न संघों और गैर सरकारी संगठनों में शामिल हो गए। वे बताते हैं कि महामारी अभी तक एक और महत्वपूर्ण मोड़ बनी हुई है। विनय चंद्रन ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की दैनिक प्रेस मीट के सांकेतिक भाषा में व्याख्या की है। उन्हें व्यापक रूप से सराहा गया। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की भी कई सोशल मीडिया वीडियोस बनाई, जबकि अधिकांश लोगों ने उनके प्रयासों की सराहना की है, लेकिन समाज के कुछ असंवेदनशील तत्वों ने उनका उपहास किया। वे इसके बारे में बताते हैं कि ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं जो करता हूं वो टीवी पर कथकली या कोपरायम जैसा दिखता है। हालांकि मैं इस तरह की टिप्पणियों को अपनी प्रगति में बाधा नहीं समझता। अगले महीने अपनी शादी की तैयारी कर रहे विनय चंद्रन का कहना है कि साइन लैंग्वेज से अपनी आजीविका कमाने के कारण कई लोग उन्हें नीचा दिखाते हैं, लेकिन वे एक मुस्कान के साथ इस तिरस्कार को दूर कर देते हैं। वे कहते हैं कि SLI के हाथ में एक जटिल कार्य है। चेहरे के भाव भी महत्वपूर्ण हैं। वे आगे बताते हैं कि SLIs को सामाजिक मुद्दों से अवगत होना चाहिए, तेजी से विकसित हो रही कहानियों और पृष्ठभूमि को पुनर्कथन देना चाहिए। दोस्तों, विनय चंद्रन की तरह ही कई प्रमुख मलयालम समाचार चैनलों के साथ SLI के रूप में काम करने वाली NISH व्याख्याता चित्रा प्रसाद का कहना है कि शुरू में इसका विरोध हुआ। वो याद करती है कि चैनलों में कुछ मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी। लोगों ने SLI की आवश्यकता पर सवाल उठाया, लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह की मानसिकता अच्छे के लिए बदली जानी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही UB भावना जी भी एक NIHS सदस्य है।
जो नियमित रूप से समाचार चैनलों पर दिखाई देती है। भावना कहती है, मैंने अपने छात्रों के साथ बातचीत करके सांकेतिक भाषा में महारत हासिल की, जो सुनने और बोलने में अक्षम है। चूंकि मैंने भरतनाट्यम सीखा है, मेरे लिए सांकेतिक भाषा को समझना आसान है और मुझे समाचार चैनलों में सांकेतिक भाषा की व्याख्या करना अच्छा लगता है। मुझे उपहास की परवाह ही नहीं है। NISH की एकेडमिक समन्वयक डेजी सेबेस्टियन कहती है कि तकनीकी अभ्यास से परे जब समाचार प्रस्तुत करने की बात आती है तो चेहरे के हाव भाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक समाचार एंकर किसी विरोध या आपदा पर एक कहानी सुनाता है तो दुभाषिए को अपने चेहरे के भावों के माध्यम से मनोदशा और भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। डेजी बारीकियां अच्छी तरह से समझती है। उन्होंने अपने 32 वर्षीय बेटे डैनी जैसे युवाओं के लिए भलाई को बढ़ावा देने के लिए इस करियर को चुना है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कि अगली खबर क्या है। हमारी अगली खबर है चेन्नई के स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में। चेन्नई में राज्य सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी किया है जो किसी भी विवाद के मामले में विकलांग व्यक्तियों को पुश कार्ड के लिए वैकल्पिक स्थान आवंटित करने में प्राथमिकता देगा। PWDs को उन स्थानों के निकट स्थान आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी जहां वे पहले से व्यापार कर रहे हैं या फिर उनके घरों के पास। इस जियो के अनुसार नगर प्रशासन और पेयजल आपूर्ति विभाग तमिलनाडु स्ट्रीट वेंडर्स योजना 2015 के तहत PWD को प्राथमिकता के आधार पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। विकलांगता अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे समुदाय को महामारी के दौरान हुए नुकसान से निपटने में मदद मिलेगी। तमिलनाडु एसोसिएशन फॉर द राइट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एंड केयर गिवर्स के राज्य महासचिव श्री S. नंबुराजन ने इस पर कहा है कि तमिलनाडु में विकलांग लोगों की आबादी लगभग 13.35 लाख है। यूनिसेफ की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 70% से अधिक विकलांग आबादी निरक्षर है। समुदाय में 18 से 60 वर्ष की आयु की कामकाजी आबादी में 97% असंगठित क्षेत्र में नौकरियों में लगे हुए हैं। ये डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि PWDs के लिए ये घोषणाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं। लोकोमोटर विकलांगता वाली एक नगर निवासी S. शिल्पा ने इस बारे में कहा है कि विकलांगों के लिए महामारी के बाद आजीविका एक प्रमुख मुद्दा बन गई है, क्योंकि उनमें से कई बेरोजगार हो गए थे। कई परिवार दिन में भोजन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पुश कार्ड स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान करने में कोई देरी न हो। साथ ही कई चीजों पर स्पष्टता की जरूरत है। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति या चलने में अक्षमता वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से पुश कार्ड का उपयोग करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता होती है। सहायता के लिए मानदंडों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। फ्रेंड्स नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड NFB ने जॉब अलर्ट घोषित किया है। SSC भारत भर के ग्रुप C और ग्रुप D के पदों के लिए आशु लिपिकों माने के स्टेनोग्राफर्स ऑफ ग्रुप C एंड ग्रुप D के पोस्ट की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। रिक्तियों की संख्या बाद में वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। PWDs के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण इसमें दिया गया है। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 5 सितंबर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ssc.nic.in। याद रहे ssc.nic.in। दोस्तों, अब खबर दिल्ली उच्च न्यायालय से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि एक कल्याणकारी राज्य से विकलांग नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों को निर्माण करने की अपेक्षा की जाती है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ का विचार था कि राज्य सरकारों ने विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। राज्य सरकारों को विकलांग नागरिकों के कल्याण के हेतु परिस्थितियों और बेहतरी के अवसर निर्माण करने होंगे।
केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को ये सुनिश्चित करने के लिए बनाया था कि विकलांग श्रेणी में आने वाले नागरिक सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अपनी आजीविका के सही संसाधनों से वंचित न रहे। इस अधिनियम के लाभकारी प्रावधानों को गति देने के लिए सरकार और राज्य सरकारों ने विकलांग नागरिकों के सार्वजनिक रोजगार के लिए विभिन्न रास्ते बनाए हैं। किसी भी कल्याणकारी राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वो सार्वजनिक रोजगार के अवसर प्रदान करके ऐसे नागरिकों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करे। दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय वर्ष 2015 के लिखित अखिल भारतीय सेवा की भर्ती के लिए एक उम्मीदवार द्वारा दाखिल याचिका पर इस समय विचार कर रहा था जब ये टिप्पणी की गई। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं चेन्नई के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में एक खबर। हाल ही में चेन्नई में एक विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता ने चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसके ठीक 2 दिनों बाद विकलांग उम्मीदवारों को सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और सरकारी सीटों में पीजी डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए प्रोस्पेक्टस में अपनी डिसेबिलिटी दिखाते हुए एक फोटो चिपकाने को कहा गया। दोस्तों, इससे ये तो साफ जाहिर है कि मेडिकल कॉलेजेस के वित्त पोषण के लिए राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव किए। लेकिन अब अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा शिक्षा और चयन समिति के सचिव आर मुथुसेल्वन ने एक अधिसूचना जाहिर की है। इसमें उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे 3 महीने के भीतर केवल अपना चेहरा दिखाते हुए एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं। माने कि अब विशेष श्रेणी के तहत प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों को अपनी हालिया पासपोर्ट साइज की तस्वीर प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें विशेष श्रेणी के संलग्न प्रारूप में केवल विकलांग व्यक्ति का चेहरा दिखाया गया है। दोस्तों, ये तो साफ जाहिर है कि देश के मेडिकल कॉलेजेस विकलांगों के कानूनों की जानकारी समय समय से नहीं रखते हैं या फिर इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। वैसे ये बात भी साफ है कि विकलांग जनों के अधिकारों के कार्यान्वयन के मुद्दों के चलते ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फाइट ऑफ लाइफ। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. Protect yourself with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. अरे छोटी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस न्यूज देख रही हूँ। ओह अच्छा। फॉरेन में तो आए दिन डिसेबिलिटी पर कॉन्फ्रेंस होती रहती है। हमारे यहाँ पता नहीं कब होगी कोई बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये सुन, शीश प्रो और ICMR ला रहे हैं भारत का पहला इंटरनेशनल मेगा इवेंट, यानी ग्लोबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फेस्ट 2022 यानी गेटेक। इस इवेंट का मतलब भारत में दिव्यांग जनों के हेल्पफुल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में हो रहे नए नए इन्वेंशंस, रिसर्च और उनके मार्केट में अवेलेबिलिटी का प्रदर्शन है। इतना ही नहीं, डॉक्टर, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के जरिए थॉट्स का आदान प्रदान और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। यह आयोजन दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक दिव्यांग सहायक उपकरणों में प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने में मदद करेगा। अरे वाह, तो चले? अरे अभी नहीं। कब और कहाँ? ये इवेंट GMR ग्राउंड एरोसिटी न्यू दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। गेटेक में भारत और दुनिया के कई देशों से दिव्यांगजनों, डॉक्टरों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय उपक्रमों एवं दिव्यांग सहायता उपक्रमों का विशाल समागम होगा। गेटेक को DRDO, WHO, पैरालंपिक इंडिया, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट के कंट्री पार्टनर है। इस मेगा इवेंट में शामिल होना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं www.globalassistivtech.com या फिर हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9910717913 या फिर हमें मेल करें gaurav@iconx.in। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि कोविड महामारी की वजह से
नेत्रदान में भारी कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि हमने प्रत्येक राज्य को लक्ष्य बनाने के अलावा कई गतिविधियों की योजनाएं बनाई हैं। आइए सुनते हैं इससे जुड़े कुछ जरूरी आंकड़े। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 इस वर्ष में लगभग 45,200 आंखें दान की गई। 2020-21 वर्ष में एकत्रित की गई आंखों की तुलना में ये 2.5 गुना अधिक है। 2020-21 में 55,000 का टारगेट रखा गया था, जिसके मुकाबले दान की गई आंखों की संख्या थी 17,400 और कुल 11,800 के करीब केराटोप्लास्टीज माने के कॉर्निया प्रत्यारोपण की प्रक्रियाएं की गई। 2021-22 में टारगेट था 60,000 और अब तक दान की गई आंखें 45,294 हैं। इसके साथ ही 24,700 के आसपास केराटोप्लास्टी प्रक्रियाएं की गई हैं। लेकिन इनमें से सबसे चौंका देने वाले आंकड़े हैं 2019-20 के। यहाँ पर 65,417 आंखें दान की गई थी और इनमें से लगभग 31,000 केराटोप्लास्टी की प्रक्रियाएं की गई थी। नेत्रदान के 15 दिनों के दौरान सरकारी सुविधाओं में आम जनता के लिए गुरुवार को जारी एक लघु फिल्म के माध्यम से संदेश दिया गया है कि नेत्रदान एक नेक कार्य है, इसे एक पारिवारिक परंपरा बनाएं। डॉक्टर अनिल कुमार नेत्रदान करने का संकल्प दिलवाएंगे और राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की एक टीम दान के लिए गिरवी रखी गई आंखों का विवरण एकत्र करेगी। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट के अनुसार लगभग 10 लाख लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में 6.8 मिलियन लोग कॉर्नियल रोगों के कारण गंभीर दृष्टि हानि का सामना कर रहे हैं। NPCBVI के अनुमानों के अनुसार भारत में सालाना कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के लगभग 30,000 नए मामले सामने आते हैं। अधिकारियों ने बताया कि नेत्रदान की निराशाजनक संख्या कई जरूरतमंद लोगों को देखने से रोक रही है, क्योंकि केराटोप्लास्टी सर्जरी की प्रतीक्षा कर रहे लोगों की संचयी संख्या बढ़ती ही जा रही है। अपनी आंखें दान करके आप कम से कम 2 लोगों के जीवन को रोशन कर सकते हैं, जिससे ये सबसे अच्छे कार्यों में से एक बन जाता है। हर साल भारत में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस वाले लगभग 6.8 मिलियन लोग फिर से दृष्टि प्राप्त करने के अवसर से चूक जाते हैं। दान किए गए ऊतकों की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच बढ़ता हुआ अंतर मुख्य रूप से जागरूकता की कमी और नेत्रदान से जुड़े मिथकों के कारण है। जागरूकता की ये कमी लोगों को अपना नेत्रदान करने से रोक रही है। तथ्य ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आंख गिरवी रख सकता है, जिससे उसकी मृत्यु के बाद लिंग, आयु, धर्म या रक्त समूह के बावजूद दान किया जा सकता है। विकासशील देशों में अंधापन प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मशहूर हस्तियां और आइकन्स को शामिल करके राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये खबर है प्रयागराज से, जहां पर राज्य सरकार ने महाकुंभ 2025 को बड़े पैमाने पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। प्रयागराज के राज्य के साथ साथ जिला प्रशासन ने विस्तृत योजनाएं बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें के सभी पहलुओं को शामिल किया जा रहा है। इसी तर्ज पर मेला प्रशासन पूरे टेंट शहर को दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक हितैषी बनाने की योजना कर रहा है। साथ ही मेले को पर्यावरण हितैषी भी बनाया जाएगा। माने कि आप अपेक्षा कर सकते हैं कि महाकुंभ 2025 दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और साथ ही इको फ्रेंडली भी होगा। इसके लिए संभागायुक्त विजय विश्वास पंत, डीजी प्रेम प्रकाश की अध्यक्षता में जिला प्रशासन की संयुक्त रूप से अहम बैठक हुई है। महानिदेशक विजय किरण आनंद विशेष आमंत्रित व्यक्ति थे।
जिन्होंने कुंभ 2019 के मेला अधिकारी के रूप में सेवा करने के अपने अनुभवों के आधार पर इस संबंध में सुझाव दिए। उन्होंने अधिकारियों से दिव्यांग तीर्थ यात्राओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवागमन में आसानी और संगम तक पहुंचने की क्षमता के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप देने के लिए कहा। बैठक के दौरान एक मौजूद वरिष्ठ जिला प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि कुछ कदम जिन्हें लागू किया जा सकता है, उनमें दिव्यांगों के लिए मेला क्षेत्र में रणनीतिक स्थानों पर विशेष शौचालय, रेलवे टिकट आरक्षण काउंटरों पर रैंप और मेले के दौरान स्थापित प्रमुख कार्यालयों और सुविधाओं में नेत्रहीनों के लिए ब्रेल में साइन बोर्ड्स भी शामिल है। कुछ पर्यावरण के अनुकूल कदमों में मेला क्षेत्र में पॉलीथीन और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, बेहतर ठोस अपशिष्ट संग्रह और निपटान के अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में बैटरी से चलने वाली ई रिक्शाएं भी चल रही होंगी। बैठक में मेले के दौरान स्थानीय हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने और धार्मिक मंडली की बेहतर योजना और प्रबंधन के लिए युवा पेशेवरों की सेवाओं का तेजी से उपयोग करने का संकल्प भी लिया है। बैठक में आईजी आर.के. सिंह, डीएम संजय कुमार खत्री, एसपी शैलेश कुमार पांडे के अलावा प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद चौहान भी शामिल थे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि महत्वपूर्ण सभी निर्णय विकलांग व्यक्तियों के सहित समाज के सभी वर्गों के लिए एक्सेसिबल होने चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा है कि निर्णयों पर डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके हस्ताक्षर किए जाएं, लेकिन ये मुद्रित यानी कि प्रिंटेड प्रतियों के स्कैन किए गए संस्करण नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे एक्सेसिबिलिटी कम हो सकती है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए.एस. बोपन्ना की बेंच ने कहा कि दस्तावेजों को प्रिंट करने और स्कैन करने का अभ्यास एक व्यर्थ और समय लेने वाली प्रक्रिया है, जो किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करती। इस प्रथा को मुकदमेबाजी प्रक्रिया से हटा दिया जाना ही बेहतर है। पीठ ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ अपील का निपटारा करते हुए ये टिप्पणी की है। इस मुकदमे में केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण के एक आदेश को बरकरार रखा गया था। अदालत ने पाया कि निचली न्यायालय का ये निर्णय समझ के बाहर है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिखने पर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। अदालत ने निर्णयों की पाठनीयता और पहुंच में सुधार के लिए अपने सुझाव भी साझा किए। इसके साथ सभी निर्णयों के लिए सभी पैराग्राफ्स पर नंबर दिए जाने पर भी जोर दिया गया, क्योंकि इससे संदर्भ जानना भी आसान हो सकता है और ये संरचना को बढ़ावा देता है। निर्णयों की पाठनीयता और पहुंच में इससे सुधार आ सकता है। एक लंबे संस्करण में सामग्री की एक तालिका पाठक तक पहुंच में सहायता हो सकती है। अदालत ने समाज के सभी वर्गों, व्यक्तियों, विशेष करके विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्णयों को सुलभ बनाने के महत्व पर भी इस समय जोर दिया। दोस्तों, अब खबर है बिहार के छपरा सदर बुनियादी केंद्र के दिव्यांग उपकरण सर्वेक्षण शिविर के बारे में। पीएम मोदी के निर्देश व सांसद राजीव प्रताप रूडी की एक पहल द्वारा छपरा सदर बुनियाद केंद्र परिसर में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ पे दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन करके उन्हें आवश्यकता अनुसार कृत्रिम अंग और दिव्यांग सहायक उपकरण मुफ्त में दिए गए। संसद के कार्यकर्ता उन्हें नियंत्रित कर उन्हें रजिस्ट्रेशन में पूरे दिन सहायता करते रहे। वहीं सांसद राजीव प्रताप रूडी ने दिव्यांग जनों से दुभाषीय के माध्यम से बात की। सांसद ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए विकलांग के बदले दिव्यांग शब्द को सुझाया, जिसे पूरे देश के लोगों ने स्वीकार किया। जिसके बाद मोदी सरकार ने दिव्यांगों के कल्याणार्थ योजनाओं को धरातल पर ला दिया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर CN गुप्ता ने कहा कि ये सांसद राजीव प्रताप रूडी द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, जिसमें के सभी जरूरतमंद दिव्यांगों को लाभ मिलेगा। पिछले सोमवार को आयोजित दिव्यांग सर्वेक्षण शिविर में 250 से भी अधिक पंजीकरण किए गए।
इस मौके पर विधायक और कई कार्यकारी समिति सदस्य मौजूद थे। दोस्तों, अब खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से। यहाँ पर एक गैंग्रीन पीड़ित को सहायता प्रदान की गई। आर्य गिरधारी लाल महर्षि दयानंद ट्रस्ट के तत्वावधान में पदमपुरम सुकरो में आयोजित कार्यक्रम में लेंसडोन की व्यवसायी मीनू वाधवा और गैंग्रीन रोग से पीड़ित उदयरामपुर नयावाद निवासी विकलांग विनोद कुमार को इलाज के लिए आर्थिक सहायता एवं परिवार के लिए कपड़े भेंट किए गए। ट्रस्ट अध्यक्ष सुरेंद्र लाल आर्य ने बताया कि विनोद कुमार गैंग्रीन से पीड़ित है, जिसके कारण उनका दायां पैर घुटने से नीचे काटना पड़ा और अब दूसरा पैर भी बुरी तरह से प्रभावित हो गया है, जिसके लिए डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने की सलाह दी है। बताया जाता है कि वे एक निर्धन व्यक्ति है और उनकी आय का कोई साधन नहीं है। ट्रस्ट द्वारा समय समय पर उनकी मदद की जाती रही है। पूर्व में शिक्षिका मोहिनी नौटियाल द्वारा भी विनोद को ट्राइसिकल, बैसाखी और आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। दोस्तों, खबर है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को दिव्यांग राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया। इसमें गाजीपुर की समर्पण संस्थान की संस्थापक सविता सिंह को सदस्य बनाया गया है। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का रहेगा। उसके बाद सरकार अपनी नीति फिर से तय करेगी। आपको बता दें कि सविता सिंह पोलियो से मिली विकलांगता के बाद अपने पैरों पर खड़ी हैं। सरकारी कर्मचारी बनकर विकलांगों के लिए मदद के लिए संस्थान चलाती है और हॉस्टल में लगभग 250 विकलांग बच्चे बच्चियों का जीवन संवारने में प्रयासरत है। विकलांगता सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनने से पहले सविता सिंह कई पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी हैं। उन्हें 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेट अवार्ड दिया था। 2014 में वाराणसी के कमिश्नर ने उन्हें सम्मानित किया। 2015 में सविता सिंह को मशहूर संगीतकार AR रहमान के हाथों केविन केयर एबिलिटी अवार्ड दिया गया। 3 दिसंबर 2018 के एक कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें सम्मानित किया है। दोस्तों, ये खबर भी है बिहार के छपरा से। यहाँ पर मुख्यमंत्री सार्थक योजना के तहत स्थानीय राजद विधायक छोटे लाल राय ने प्रखंड मुख्य कार्यालय में 14 विकलांगों के बीच ट्राइसिकल का वितरण किया। उन्होंने कहा कि सरकार को आम लोगों के साथ साथ विकलांगों की मदद भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी लाभकारी योजनाओं को वे धरातल पर पहुंचाएंगे। ट्राइसिकल मिलने के बाद सभी विकलांग काफी खुश नजर आए। दोस्तों, इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और कुछ प्रमुख संघों के प्रमुख प्रतिनिधि भी मौजूद थे। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल, अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। हैदराबाद स्थित एक स्टार्टअप ने किया वॉइस आधारित स्मार्ट मैपिंग सिस्टम विकसित। 3D प्रिंटेड घर, प्रत्यारोपण, आभूषण भारत में एक नया उद्योग ले रहा है आकार। सुनेंगे केरला के कोच्चि से आ रही चुप्पी की आवाज। स्पेस एलोकेशन में चेन्नई के विकलांग विक्रेताओं को मिलेगी प्राथमिकता। सुनेंगे नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का जॉब अलर्ट। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों से विकलांग नागरिकों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने की उम्मीद की। कहा, सार्वजनिक रोजगार के लिए अवसर करे प्रदान। विकलांगों के अधिकारों की कितनी है जानकारी चेन्नई के मेडिकल कॉलेजेस को। भारत में लगभग 10 लाख कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित लोग कर रहे हैं प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतों के निर्णय हो सकते हैं ज्यादा एक्सेसिबल। बिहार में बुनियादी केंद्र में दिव्यांग उपकरण सर्वेक्षण शिविर। गैंग्रीन पीड़ित को मिली सहायता। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दिव्यांगता राज्य सलाहकार बोर्ड की सदस्य बनी सविता। बिहार में विकलांग जनों के बीच ट्राइसिकल का वितरण। दोस्तों, मेरा नाम है RJ गौरी। अब तक आपने सुनी न्यूज हेडलाइंस। अब वक्त हो चला है खबरें विस्तार से सुनने का। सुनते हैं न्यूज